शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जो सीरीज़ है हमारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जो सीरीज़ है उसका आज जो पार्ट मेरे पास है ये बड़ा ही आम है। ये सारे सिस्टम बड़े आम हैं। आज जो मेरे पास टॉपिक है यूरो जेनेटल इमरजेंसी। यूरिनरी ट्रैक और जेनेटल सिस्टम की क्या इमरजेंसी हो सकती है, और इसमें हम रीनल ट्रैक को देखेंगे और जेनेटल सिस्टम मेल एंड फीमेल को देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऐसी इमरजेंसी हो सकती हैं जो उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कस करने से पहले हम एक अफ्रोज़म डिस्कस करते हैं। वो आज जो मेरे पास अफ्रोज़म है वो है 180। ये दवा और डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। पिछले 3-4 अफ्रोज़म भी यही डिस्कस हुए हैं कि दवा जो है, जो प्रूफ शुदा दवाएँ हमारे पास मौजूद हैं, हमने वही इस्तेमाल करनी होती हैं कि ये बेसिक लॉ है कि गैर प्रूफ शुदा अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। तो हमारे पास वो इसलिए वो इन अफ्रोज़म पे डिस्कशन हो रही है कि हनीमन के ज़माने में बहुत कम महदूद तादाद में जो अद्वियात थी वो प्रूव हुई थी, लिहाजा वो उन्हीं के अंदर रहते हुए जो हल निकल सकता था वो निकालते थे। और अब तो चूँकि हमारे पास बहुत अद्वियात प्रूव हो गई हैं, तकरीबन 2000 से ज़्यादा अद्वियात हैं, और उस वक्त तो 100 के करीब अद्वियात थी। तो इस अफ्रोज़म में वो कहता है इस केस में जिसमें मुमकिन दवा का इंतखाब किया गया, लेकिन जैसा कि ऊपर बताई गई वजह से सिर्फ यही नामुकम्मल दवा में यसर थी। पीछे भी उसने जो अफ्रोज़म बयान किया ना उसमें भी यही जिक्र करें कि दवा के अंदर जो मरीज़ की अलामात थी और दवा की अलामात हमारे पास जो प्रूफ शुदा थी वो बहुत कम थी। तो ये उसका जिक्र है। मुकम्मल दवा मुयस्सर है जो कि बीमारी से जुज़वी तौर पर मुमासर रखती है, कम मुमासर रखती है। लेकिन चूँकि कम मुमासर रखती है फिर भी हमने दवा तो देनी है, मरीज़ को हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ ना कुछ वो ये पिछले अफ्रोज़ों में ये भी कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो मुमासरत होनी चाहिए और फिर आप दवा को बदलते जाएं और ताकि आपको दुरुस्त मुमासर दवा सिमिलर मेडिसिन मिल जाए। और जैसा कि ऊपर वाले केस में बयान किया गया है और 162 अफ्रोज़म का भी वो जिक्र करता है, उसमें भी वो यही कहा है कि कम जो दवा हमारे पास प्रूव्ड हैं उनकी तादाद चूँकि कम है, लिहाजा कम होने की वजह से हमें जो दिक्कत पेश आ रही है वो ये है कि हमें पूरी पिक्चर नहीं मिलती। लिहाजा हम जितनी मुमासल दवा हमारे पास मौजूद होगी हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ज़्यादा की तादाद महदूद तादाद और दवा के इंतखाब को अधूरा बना देती है और अपनी खसूसियत की वजह से इजाफी अलामात पैदा कर देती है। अब चूँकि वो पूरी सिमिलर नहीं होती, कम अलामात उसके अंदर मिलती हैं, तो फिर कुछ वो जब आप दवा को देते हैं तो वो फिर ये क्या करती है कि वो कुछ अपनी अलामात भी ज़ाहिर कर देती है, और जब अपनी अलामात ज़ाहिर करती है तो दवा और बीमारी की अलामात आपस में मिक्स हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। जो मरीज़ के साथ गड़बड़ हो जाती हैं, जो कि बेवक्त वक्त बीमारी की अलामात भी होती हैं और जो इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की गई थी, वो मरीज़ ये कहता है कि चूँकि ये मुझे तो पहले ऐसी कोई अलामत नहीं थी, अब एक नई अलामत आई है या बहुत कम महसूस की। इस मरीज़ ने जो अलामात कभी महसूस नहीं की वो ज़ाहिर हो जाती हैं, और वो जो मुद्दम तौर पर महसूस की थी वो ज़्यादा ताकत के साथ उभर आती हैं। और ये अगर आप इसमें
एक मसला ये भी होता है कि अगर आप गैर ज़रूरी दवा की रेपुटेशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक दवा दी और वो कुछ अलामात क्रिएट भी करती है और अगर आप हाथ रोक लेते हैं तो वो खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती हैं। पोटेंसी का यही फ़ायदा है कि वो अलामात कुछ, चूँकि वो मसनूई अलामात पैदा करती है जिस्म के अंदर। यही उसने कहा है ना कि लॉ ऑफ सिमिलर क्या है कि हम मसनूई अलामात पैदा करते हैं और वो मसनूई अलामात जो है वो कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम के बाद खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये तो उन नागज़ीर आलात की वजह से ये अफरोज़म था, लेकिन आज भी वो नागज़ीर आलात, चूँकि अभी भी कायनात के अंदर हज़ारों किस्म की ऐसी अद्वियात हैं जो अप्रूव नहीं हुई। लिहाजा ये चूँकि अफरोज़म जिस वक्त लिखा गया था उस वक्त तो तादाद बहुत ही महदूद थी, लेकिन अब तो तादाद बहुत बढ़ गई है। लेकिन फिर भी जिस किधर भी दुनिया में बीमारियां मौजूद हैं, अद्वियात उतनी प्रूव नहीं हुई है, लेकिन उतनी नहीं प्रूव हुई। तो लिहाजा इस अफरोज़म का लिखने का उसका मकसद यही था कि इससे आप परेशान ना हो, ये ऐसा होता है, लेकिन आप मुमासिल दवा की तलाश में लगे रहें हत्ता कि उसकी दुरुस्त दवा मिल जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक, आज जो टॉपिक है ये यूरिनरी ट्रैक की और जेनेटल सिस्टम की, चूँकि ये बड़े कोरिलेट होते हैं आपस में, साथ साथ पड़े होते हैं, साथ साथ इनका जो मेन इंटरेस्ट है या ओरिफिस है या जहाँ से यूरिनरी ट्रैक स्टार्ट होता है और जेनेटल ट्रैक स्टार्ट होता है, तो ये आप करीब करीब ही पड़े होते हैं। यहाँ से यूरिथ्रा से और वजाइना से ये गड्ढे शुरू होते हैं और ऊपर निकलते हैं, तो इसलिए हमने इसको गड्ढा रखा है। हालांकि ये स्टडी में अलग-अलग भी पढ़े जाते हैं। तो हमारे पास जो आपके पास एक इमरजेंसी आएगी और बड़ी सीवियर इमरजेंसी आती है, वो आती है एक्यूट रीनल फेलियर। गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, ये बड़ी इमरजेंसी है। और मरीज़ आजकल तो चूँकि डायलिसिस भी आ गया, उनके लिए ये डायलिसिस किया जाता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटेड होती है कि जब आपको गुर्दे काम करना छोड़ दें तो फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा होता है। द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी प्रोग्रेस, एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कि जिसमें क्रिएटिनिन यूरिया इंक्रीज कर जाए, इसको एजोटीमिया कहेंगे। तो एक्यूट में क्या होता है कि अचानक जो है गुर्दे का ये जो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन है ये रेज कर जाएगा, और ये रेज करना जो है चूँकि ये ब्लड के वापस ब्लड में जाएगा तो ये पॉइजनिंग इफेक्ट होता है, तो ये फिर इंसान को मार सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है कि जो प्री रीनल कॉजेज होंगी, कि गुर्दे की अपनी वजह नहीं है, गुर्दा तो हमारा ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई और वजह होगी है जिसकी वजह से गुर्दा खराब हो गया। एक गुर्दे की अपनी वजह है, दूसरी, तीसरी गुर्दे के बाद की कोई वजह हो सकती है कि आपका यूरिन ट्रैक के अंदर कोई मसला हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर कोई मसला होता है, कोई यूरिथ्रा के अंदर कोई मसला हो जाता है, कोई स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये आपने जब आपके पास रीनल फेलियर का मरीज आएगा ना, तो फोकस ये करना है कि प्री रीनल कॉज क्या हो सकती है। डायरेक्ट गुर्दे की दवाइयाँ फेलियर की अप्लाई नहीं करनी, मतलब आपको समझना है उसको, बड़ा ज़रूरी है कि गुर्दे से पहले कोई वजह हो सकती है, कोई दिल की बीमारी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, फेफड़ों की कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको कंसीडर लाजमी, कोई डिहाइड्रेशन हो सकती है, कोई डायरिया हो सकता है, वो वोमिटिंग हो सकती है, कोई जो अबॉर्शन की वजह से, मतलब वो काजेज भी हमने कंसीडर करनी है। ये नहीं कि डायरेक्ट ओ जी गुर्दे की फेलियर होगा तो मार्फिनम दे दी, जिंजबर दे दी, फलां दो जी फौरन, नहीं, उस पर नहीं अटैक करना। पहले ये समझना है ये कॉज किडनी का अपना है, ये कॉज किडनी से पहले किसी चीज़ का है या किडनी के बाद किसी चीज़ का है। तो फौरन 3 सवाल तो उभरने चाहिए ना, फौरन 3 सवाल उभरने चाहिए कि कहीं गुर्दे से पहले कोई वजह है,
गुर्दे की अपनी प्रॉब्लम है। तो ये चीजें जानना बड़ा, वो कहते हैं प्री रीनल काजेस क्या होती हैं, लाइक इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम डिप्लेशन, के वस्कुलर जो अब सिस्टम है हमारा, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम है, और उस पे के वॉल्यूम में कोई मसला आ जाता है, किडनी जो है वो ड्रेन हो जाता है, उसके पास पानी नहीं है या पानी ज़्यादा हो गया तो वो जैसे सैलाब आ जाता है, और बाद दफ़ा बारिशें नहीं होती तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं ना, तो ज़्यादा आ जाए तब भी फसल तबाह हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो वो ये कहता है कि ये फ्लूइड का जो प्रेशर है इसको कम या ज़्यादा ये हो सकता है। मसलन किसी का दिल नहीं काम कर रहा, दिल नहीं काम कर रहा तो क्या होगा कि वो प्रेशर डेवलप करेगा, पानी जमा होना शुरू हो जाएगा फेफड़ों के अंदर, तो वो क्या होगा, वो पानी निकालना किसने, गुर्दे पे प्रेशर आ गया। भाई अगर उसने 300 गैलन या 100 गैलन या 10 गैलन फिल्टर करने हैं या 1 लीटर फिल्टर करना है, तो उसके पास जैसे सैलाब आ जाए तो आपके पास जो मोटर है उसने एक टैंकी का पानी खाली करना है, तो आपने जनाब कई हज़ारों टैंकियां आपको खाली करनी पड़ जाए, तो फिर क्या करेगा कि वो उस मोटर पे फर्क पड़ेगा, वो ज़्यादा यूज़ हो जाए तो नकारा हो जाएगी। तो वो कहता है कि डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि दिल की किसी बीमारी की वजह से वो प्रेशर। अब वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और डायरिया से क्या होगा, पानी फ्लूइड कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, फ्लूइड कम हो जाएगा। जब फ्लूइड कम होगा तो किडनी ड्राई हो जाएगा, फिल्ट्रेशन खत्म हो गया तो किडनी पे फेलियर होने के चांसेस होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रीनल फेलियर के। तो ये वो कह रहा है कि आप पहले ये कम से कम देखें कि इसकी वजह, उस वजह को दूर करें। और ऐसे क्या क्या एलोपैथी वाले क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन की दवाई दे दी, ड्रिप लगा दी पानी की, तो इसका क्या फौरी तौर पर है कि फ्लूइड का इनटेक बढ़ाना है। और हमारे पास डिहाइड्रेशन की वजह से कोई आर्गन अगर ख़राब हो जाता है या वाइटल फ्लूइड की कमी की वजह से कोई आर्गन ख़राब होता है, जैसे चाइना, आपके पास बहुत अच्छी दवाई है, चाइना फ़ौरन रिकवरी करेगी, नेट्रम में रिकवरी करेगी, कहीं ना कहीं से फ्लूइड इकट्ठा करके किडनी को सप्लाई पूरी करने की कोशिश करेगा। समझ आ गई आपको। काली कार्प जो है ना वो फौरी तौर पे उसके फ्लूइड की कमी को पूरा करेगी, चाइना पूरा करेगी, एसिड फास पूरा करेगी। या आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की मेडिसिन है फ्लूइड को, जैसे वाइटम एल्बम है। वाइटम एल्बम ऐसी एक दवाई है कि जो हर किस्म के वजह से, मतलब दिल की वजह से अगर हो गया, वोमिटिंग की वजह से हो गया, कोरोना की वजह से हो गया, तो फौरी तौर पर ना वाइटम ब्रांड उसके अंदर एक रेस्क्यू करेगा, और रेस्क्यू करेगा तो फ्लूइड कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके वहां पहुंचा देगा। जर्सीम फौरी तौर पे अफेक्ट ये कर सकता है कि ये आपकी, लेकिन अगर फास्ट करें एक ये तो फ्लूइड की कमी, मतलब वॉमिटिंग, और साथ साथ आपने क्या करना है कि इसके फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए उस काज को भी रिमूव करना है। मतलब डायरिया रोकेंगे ना, अगर हम डायरिया ही नहीं रोक रहे तो डायरिया तो हो ही जा रहा है, पानी पिलाई जा रहे हैं, डायरिया हो ही जा रहा है, तो डायरिया को भी साथ रोकना है। मसलन डायरिया है तो फौरन क्या, नक्स वमीका की एक डोज दें, बेसिलियम 10 मिनट 15 मिनट बाद एक डोज दें, और एलोज की डोज दें, आपका आधे घंटे 15 मिनट में डायरिया सेटल हो जाएगा। और वोमिटिंग डायरिया दोनों है तो एक वाइटम एल्बम की डोज दें, दोनों को ठीक कर देगी। और वोमिटिंग कोई किसी पुरानी किसी वजह से चल रही है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है, हो सकता है उसको 10 दिन से वोमिटिंग आ रही है, 15 दिन से वोमिटिंग आ रही है, किसी और स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से मुसलसल वोमिटिंग है, तो क्रॉनिक वोमिटिंग की तरफ हम बिस्मथ की तरफ चले जाएंगे। आप बिस्मथ दें, 1 mg की रेपिडली 2-3 डोजेज दे दें, उसके बाद आप कैडमियम सल्फ की तरफ चले जाएं, उसने उल्टी रोक देनी। और ये उल्टी जो है ये उसके कॉजेटिव फैक्टर को भी अब आपने एड्रेस करके देनी है कि हो सकता है कौन सा, मसलन उसकी कोई उल्टियां, बात आप ब्रेन ट्यूमर की वजह से उल्टियां आ रही हैं, तो वो कॉज अलग आपने एड्रेस करना है।
तो फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से आ रही हैं तो फिर वो आपकी एपोमार्फिनम आ जाएगी, फिर प्लमोमेट आ जाएगी, फिर बुफोराना आ जाएगी। तो ब्रेन की वजह से अगर किसी कॉज की वजह से उल्टी आ रही है तो फिर एपोमार्फी फौरन रोक देती है वो उल्टी। प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी की वोमिटिंग की जो दवाइयाँ हैं, ये जैसे बिस्मथ है, कैडमियम, ये प्रेगनेंसी की वोमिटिंग को भी रोक देती है। या सिम्फोरी कार्पस है, एलेट्रस फेरिनोसा है। तो बेसिकली फिर हमने उस उल्टी को भी रोकना है, उस डायरिया को भी रोकना है, तब डिहाइड्रेशन कवर होगी ना। तो जो ही वो चीज़ें रुकेंगी, इनटेक आप बढ़ाएंगे तो किडनी स्टेबल हो जाएगा। और ये जो रेज हो जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन 2-2, 3-300 चला जाता है और क्रिएटिनिन 10-15 भी, ये एक्यूट रेनल फेलियर में एक दिन में मरीज सेटल कर देगा। समझने की जरूरत यह है कि आपने काज को एड्रेस करना है। इसलिए हम इसके 3 पोर्शन हमने बनाए हैं कि किडनी से पहले जो काज है उसको एड्रेस करें। डायरिया है, वोमिटिंग है, वोमिटिंग किस वजह से, उसको रोकना है। डायरिया कोलरा हो गया, किस वजह से, उसको रोकना है। फर्ज करें लॉन्ग टर्म IBS रहता है और बहुत बार मोशन शुरू हो जाते हैं, खौफ है, खौफ की वजह से मोशन शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी में दे। तो कहने का मकसद है कि आपने गुर्दे पे अटैक नहीं करना, गुर्दा तो सही है, प्रीरीनल काज को एड्रेस करना है। समझ आ रही है आपको जी? एक डायरेक्टली जो गुर्दा फेल हो गया, क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया, यूरिया ज्यादा हो गया। यूरिया के ज्यादा होने की एक बड़ी वजह भी होती है कि पानी का इंटेक कम होना। मरीज किसी वजह से पानी कम ले रहा है तो फिर भी यूरिया क्रिएटिनिन, जब पानी की इंटेक बढ़ाते हैं फिर भी यूरिया नीचे आ जाता है। तो यहां अब फर्ज करें डिलीवरी होती है, मिस्ड अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन होता है, कोई सर्जरी हो जाती है और सर्जरी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब बॉडी कोलैप्स कर जाती है, वो भी प्रीरेनल कॉज है। उसमें फौरी आपको एक दवाई काम करेगी, सेट्रोनेशियम कार्ब। मतलब मेरे पास अभी एक पिछले कोई 3-4 महीने पहले केस आया और वो उसके डायलिसिस शुरू हो गए। जब हिस्ट्री ली तो उसने कहा जी मेरी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी से पहले मैं ठीक थी, बस डिलीवरी हुई उसके बाद मेरे गुर्दे का काम करना शुरू। मैंने उसको सेट्रोनेशियम कार्ब देनी शुरू की और सेट्रोनेशियम कार्ब से उसका किडनी बिल्कुल 0.8 पे उसका क्रिएटिनिन आ गया, यूरिया क्रिएटिनिन सारा ठीक हो गया। सेट्रोनेशियम कार्ब ने ऐसा रोल प्ले किया कि जो उसकी डिलीवरी की या सर्जरी के जैसे, डिलीवरी तक किस्म की सर्जरी है ना एक, और उसके वजह से उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो उसको फौरन सेट्रोनेशियम कार्ब ने रिकवर किया और उसका किडनी काम करना शुरू हो गया और उसके डायलिसिस बंद हो गया। अब बिल्कुल 3-4 महीने से कोई डायलिसिस नहीं हो रहा। और मुझे उसने ये कहा कि मैंने कहा यार 10-15-20 दिन महीना और खा लो ताकि थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए। तो आपका इसी तरह मेरे पास एक केस आया, मैंने पहले भी कोड किया था, आज़ाद कश्मीर से, उसके किडनी फेलियर था। जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि इसको सांप ने काटा था। हमने उसको लेक्सिस पे रखा और पहले 2 वीक्स के अंदर ही उसके किडनी क्रिएटिनिन यूरिया नीचे आ गया। ये भी प्रीरीनल कॉज है। अब 1-2 साल हो गए मेरे उस केस को, वो उसके रिश्तेदार अभी भी कहते हैं जी बिल्कुल अब वो नॉर्मल है। तो उसको किसी और वजह से हो तो हमने किसके पॉइजन इफेक्ट था तो लेक्सिस ने उसको ठीक कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब आपके पास किडनी का मरीज आएगा तो ये पहला फेस आपने पहले अटेंड करना कि गुर्दा खुद तो ठीक है, गुर्दे को पहले किसने बीमार किया, उस बीमारी को दूर करें ना, उस बीमारी को दूर करना। क्रॉनिक रीनल फेलियर जब आएगा ना, क्योंकि हम एक्यूट को डील करें, क्रॉनिक में कॉजेज कुछ डिफरेंट आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, कुछ हो जाएंगी। समझ आ गया? आपके पास अचानक मरीज आके आता है और कहता है जी गुर्दे खराब हो गए, टेस्ट गुर्दे खराब हो गए,
डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गुर्दे काम करना छोड़ गए। काम करना छोड़ के इंडिकेशन क्या होगी? उसका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, उसका यूरिया बढ़ेगा, उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा। और ये तीन चीजें, तीन ही इंडिकेटर हैं, ऊपर ऊपर को जाएंगे। तो फिर आपने वोमिटिंग का आ जाए तो उसको देखना है, डायरिया का आ जाए तो उसको देखना है, डिहाइड्रेशन की वजह क्या है उसको देखना है, कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट, कोई शॉक, कोई पॉइजनिंग, उसको कंसिडर करना है। ठीक है जी। और ये बाद दफा विद इन अ डे, 1 2 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये मरीज सेटल हो जाता है, हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएगा। तो प्री रीनल कॉज कंसीडर करनी है जी। फिर नेक्स्ट, ठीक हो गया जी? कुछ मजा आ रहा है? कोई नहीं? हाँ, नहीं इसमें ही है ना, अभी तो टॉपिक है, पीछे ले जाए। अभी तो एक कॉज डिस्कस किया ना, अभी तो प्री रीनल कॉज को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास आ गया रीनल कॉज, गुर्दे की अपनी कोई वजह क्या हो सकती है। वो कहता है कोई ड्रग्स खा गया है, उस ड्रग्स के आफ्टर इफेक्ट्स किडनी में पड़े हैं, और बड़ा आसान है उसको हल करना कि ड्रग्स कौन सी है। अच्छा, हैवी मेटल टॉक्सिन है, कोई एंटीबायोटिक जो सेल्स हैं उनकी कोई डिजीज हो जाती है, ये गुर्दे के अपने काज है। अब ड्रग्स अगर है तो सीधी सीधी नक्सवमिका दे, तो वो उसको होम्योपैथिक कोई दवाई खा गया तो उसको एलोज दे, कोई एंट्रा कंसेप्टिव खा गया तो सीपिया दे, कोई मेटल खा के कीम से आ गया तो उसको पल्साटीला दे। मेटल के फौरन किडनी पे मेटल के बड़े इफेक्ट आते हैं। जो कुश्ते लोग खाते हैं ना, सेक्स के कुश्ते खाते हैं, ये कुश्ते जो है ना, ये किडनी को तबाह कर देते हैं। कुश्ता जो बनाया जाता था पहले, मैं खुद भी बनाता रहा हूं। कुश्ता बनाना जो है वो बड़ा एक फन है। किसी मेटल को पहले वाटर की उसमें लेके जाना, पानी की हालत में ले जाना, फिर उसको ड्राई करना, और फिर उसको उसके अंदर से वो सारी खुशखुशाफतें निकल जाती हैं, फिर पाउडर की हालत में रह जाता है, वो सुफू बन जाता है। तो बाज लोग इस कुश्ते को, मेटल को सही तरीके से कुश्ता बना नहीं सकते, और वो जो है वो मेटल जो है वो आप जब गोलियों के कैप्सूल की शक्ल में खाते हैं तो वो जाके उसको ड्रेन किसने करना है? गुर्दे ने करना है। उसकी डिटॉक्सिफिकेशन किसने खत्म करनी है? लिवर ने खत्म करनी है। तो ऐसे केसेस में लिवर भी खराब हो जाएगा, गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन और उसके साइड इफेक्ट्स मेटल को कौन डील करेगा? मेटल के साइड इफेक्ट्स को पल्साटीला डील करेगा। एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स को कौन डील करेगा? नक्सवमिका करेगा। और होम्योपैथी से आया हुआ तो कौन डील करेगा? एलोज करेगा। और अगर कोई एंट्रा कंसेप्टिव मेडिसिन खा के आया है तो उसको कौन करेगा? वो सीपिया करेगी। और अगर आपके ये तीनों चारों अद्वियात भी नहीं काम करती तो फौरन वो दवाई जो उसने खाई है उसको डाइल्यूट करके उसको दे दें। जो भी दवाई उसने खाई है उसको डाइल्यूट करें, 8-10 दफा, 15 दफा, ज्यादा हो सकती है, हो सकता है 12 दफा। आजकल तो बेशुमार अद्वियात जो है वो फार्मेसी, बहुत सारी जो बाहर की फार्मेसी हैं उन्होंने पोटेंसी में बना भी दी हैं। मतलब पैरसीन बन गई है, पैरासीटामोल बन गई है, बेशुमार अद्वियात, कीमोथेरापी की अद्वियात बन गई। आप कीमोथेरापी करके अगर आ गया है वो भी तो दवा है, तो उसके लिए आप सोल दे सकते हैं, उसके लिए कैडमियम सल्फ दे सकते हैं, और ये काम करती हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं काम कर, नक्स भी दे सकते हैं, तो फौरन उसी दवाई को डाइल्यूट करके दे दें।
ये कोई इसकी वो चूंकि प्रूविंग में आ गई है ना वो दवाई, बेसिक प्रिंसिपल क्या कि दवा आपने प्रूव देनी है, तो जब उस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी प्रूविंग है भाई, उसके मुज़र असरात भी प्रूविंग है। जब आप कोई दवाई खाते हैं और उस जिस्म पे कोई अलामात जाहिर करती है, उसी बेस पे हम उस दवा को दे सकते हैं ना, यही कानून है ना। जो प्रूविंग का कानून क्या है कि वही दवा, जो दवा किसी जिस्म के अंदर खराबी करती है, वही पोटेंसी में उसको ठीक करती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसको आप डिल्यूशन में देंगे तो मसला हल हो जाएगा। अब गुर्दे के अपने मसाइल हो सकते हैं। गुर्दे के अपने मसाइल कैसे हो सकते हैं कि जो उसके सेल्स एंड टिश्यू है वो डैमेज होने शुरू हो जाए। बस ऑटोइम्यून डिजीज में हो सकते हैं। और इन सेल को भी वजह जान के कि हो सकता है किसी की फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री आ रही हो, किसी की फैमिली में साइकोटिक हो, किसी को सिफिलिस हो, तो वो एलिमेंट कंसीडर करके मियाज़मेटिक दवाई दें। और इसके लिए फिर हमें मार्फिनम है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास जिंजबर है, इसके बाद के लिए हमारे पास प्लमोमेट है, इसके के लिए हमारे पास क्यूप्रम आर्स है, इसके लिए हमारे पास यूरिक एसिड है। अगर यूरिक एसिड जिसका इंडिकेटेड है हाई है तो दो दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करती हैं। यूरिक एसिड भी पोटेंटाइज से होकर आ गई है। आप यूरिक एसिड की एक डोज दे दें, आप आर्टिका यूरिन दें, आप लिथियम कार्ब दें, तो उसके लेवल कम हो जाएंगे। और ग्रेजुअली किडनी अपना फंक्शन रिड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर में प्लम्बोमेट फौरन रिकवरी देगा, ओपियम फौरी सेल्स के अंदर कैपेसिटी बढ़ा देता है। और मार्फिनम तो एकदम ले आएगी। आप अगर सीएम की डोज देते हैं तो विद इन अ डे, विद इन 2 डेज क्रिएटिनिन यूरिया को नीचे लाएंगे। अब बहुत सारे हमारे ये जो टिश्यू के अंदर चेंजेस आ गई हैं। हमारी खुराक में जिंजबर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं लोग, स्पेशली जो गाने वाले हैं। अदरक, और अदरक की प्रूविंग ये है कि वो गुर्दे फेल करती है। मैं बेशुमार गाने वालों को जानता हूं जिनके गुर्दों की वजह से डेथ हुई है। तो जिंजबर जो है वो बहुत अच्छा इसको ठीक करती है, जिंजबर। और आपके एक और आपको दवाई फौरी सपोर्ट करती है, यूरिया पोटेंटाइज फार्म में मौजूद है। और हम तो यूरिया पोटेंटाइज फार्म जिन लोगों को खारिश वारिश साल शुरू हो जाती है तो हम यूरिया देते हैं, उसको बड़ा अच्छा सपोर्ट करती है। इसके अंदर पिछले दिनों मेरे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि कार्डियक वेस्कुलर की वजह से, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, और वो है वाइपरा। वाइपरा बहुत अच्छा काम करती है, नाजा बहुत अच्छा काम करती है, लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप वाइपरा को पढ़ें तो वो हार्ट को भी फेलियर करती है, वो लंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम करती है, और वो रीनल फेलियर भी करता है, ये सांप जो है। तो वाइपरा के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है और वो उसका चूंकि कार्डियक वेस्कुलर प्रॉब्लम था, हार्ट उसका बहुत कम पंप कर रहा है, और हमने उसको नाजा और वाइपरा पे रखा हुआ है, और उसका अल्लाह का शुक्र है उसका सांस भी बेहतर है, उसकी गुर्दे भी बेहतर है। अच्छा, यहाँ अगर ब्लड प्रेशर के साथ किडनी का ग्लैमुलर डिजीज का प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर एल सीरम बहुत अच्छा काम करती है। इसको दूसरा नाम सीरम एंगुलर भी है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर इसके साथ प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है और उसकी वजह से भी गुर्दा ख़राब हो जाता है। और वो प्रोटीन जो रोकने वाली हमारे पास दवाइयाँ हैं, वो जैसे आपकी लाइकोपोडियम है, आपके पास एपस है, आपके पास ओरम म्योर है, आपके पास कल्केरिया आर्स है, ये उस तरफ आ जाएंगी। और जिन लोगों को शुगर है
डायबिटीज पेशेंट हैं और उनके किडनी के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, जिनकी शुगर है और उनके किडनी टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत एक्सीलेंट वर्क है एलोनियाज का। उसको आप एलोनियाज दें, उसका प्रोटीन जो है वो बिल्कुल एलोनियाज आप देंगे, हफ्ते 10 दिन में उसको रिड्यूस कर देगी। और ये एक ऐसी दवाई है कि जो कि रीनल फेलियर में उन लोगों के जो डायबिटिक की वजह से जिनके रीनल फेलियर होता है या जिनकी प्रोटीन जो है ज़ाया हो रही होती है, उनके लिए एलोनियाज दें। और उनके लिए प्लम्बोमेट का इस्तेमाल करें, वो किडनी के फंक्शन को बेहतर, ये डायबिटिक कॉज है। फिर इसमें किडनी एक्यूट फेलियर में यूरिन बंद हो जाता है। अब जब यूरिन बंद हो जाएगा तो फिर आपको एपस बड़ा अच्छा काम करेगी। जहां यूरिन बंद होता है थोड़ा थोड़ा डिफर करेगी, चीजें थोड़ी थोड़ी डिफर करेंगी। ब्लड प्रेशर रहेगा तो एल सीरम है, प्रोटीन ज़ाया हो गई है तो लाइकोपोडियम है, एपस है, ओरोम्योर है, कलकेरिया आर्स है, एलोनियाज है, उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। और हम गुर्दे, अच्छा पेशाब बंद हो जाता है, पेशाब कौन सा चलाएगी? लाइको चला सकती है, एपस चला सकती है, सोलिडैगो चला सकती है। एसिड पिक्रिक रीनल फेलियर का पेशाब बंद हो जाता है। एसिड पिक्रिक पेशाब चला देती है। और ये क्रॉनिक लिवर फेलियर में, किडनी फेलियर में भी बहुत अच्छा काम करती है एसिड पिक्रिक, सोलिडैगो। चूंकि मेरा अपना एक, ये हम सिर्फ एक्यूट फेज को डील कर रहे हैं, क्रॉनिक में मैं नहीं टच कर रहा, हमें इमरजेंसी डील करनी है ना। तो इमरजेंसी में हमने कान खोल के देखना है और आंखें खोल के देखनी है कि हमने फौरन पहले प्री रीनल काज को कंसीडर करना है, फिर रीनल काज को कंसीडर करना, फिर पोस्ट रीनल काज के उसके बाद कोई काज आती है जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा, फिर उसको हमने डिस्कस करना। हमने रीनल में ड्रग्स को देखा, हमने उसके टिश्यूज को देखा, उसकी अपनी कॉजेज जो थी उसको देखा। जैसे मैंने पॉइजन का भी जिक्र किया, स्नेक पॉइजन का, मैंने डिलीवरी के बाद किडनी फेल हुआ तो उसको हमने कैसे डील किया। तो इस तरह से हम डील करेंगे। आगे चलते हैं। इसकी अगली कॉज है पोस्ट, वापस जाएं पोस्ट रीनल कॉजेस। अब पोस्ट रीनल कॉजेज क्या? लाइक किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जब यूरेटर में आएगा क्या करेगा? किडनी यूरिन बना रहा है, अब यूरेटर में स्टोन फंस गया तो क्या ब्लॉक नहीं कर देगा? उसको ब्लॉक कर देगा, प्रेशर जाके किडनी पे। हमारे पिंडी में एक दफा सैलाब आया था, रावल डैम भी खुल गया और इधर लाला लेह भी चढ़ गया। वो जो रावल डैम का पानी था वो यूं क्रॉस कर रहा था, उसने लाला लेह को जब बंद किया ना यूं क्रॉस करके, तो पूरी पिंडी में पानी आ गया। ये कोई 8-10 साल पहले एक सैलाब आया था। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी क्या होगा? बैक प्रेशर होगा, किडनी पे सारा जोर किडनी एक तो बना रहा है, ऊपर से जा नहीं रहा। भाई वो यूरिन बना रहा है और यूरिन निकल नहीं रहा, तो क्या होगा? वहां किडनी जो गया फारग हो गया। तो उसका क्या हल है कि फौरी उसको रिमूव करना है हमने, स्टोन को। और आप देखें कि जो यूरेटर में स्टोन ब्लॉक होता है, फौरी तौर पर ओपियम उसको रिमूव करेगी वहां से, फौरी तौर पे। आप ओपियम 1 mg की डोज दें और उसके बाद स्टोन अगर थोड़ा बड़ा है 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उसको फौरन कलकेरिया रेनलस की डोज दें और 10-15 मिनट बाद आप उसको सार सप्रेला की डोज दें। आप 3 खुराकें देंगे, स्टोन उसने बाहर फेंक देना है अगर यूरेटर में फंसा हुआ है। अब स्टोन चूंकि थोड़ा बाद दफा 10 mm का आ जाता है, 9 mm का आ जाता है और 11 mm का आ जाता है, तो वो किडनी से निकल गया यूरेटर में आके फंस जाता है। अब एक तो हम ओपियम से क्या करेंगे, उसकी पहले मोमेंट को तेज करेंगे ताकि उसको पुश करे, आगे चलाए, उसकी मूवमेंट को तेज करेंगे। साथ करके लिए रेनल्स इसलिए देंगे
कि उसको अगर कोई थोड़ा मोटा है तो उसको ब्रेक करे, तोड़े। और सार से पहला का रोल भी है कि ये यूरेटर के अंदर फंसे हुए स्टोन को निकाल देती है। 3 दवाइयां बहुत काफी हैं। अगर नहीं रिजल्ट आता तो रिपीट करें इसको। और फिर अगर एक हमारे पास एक और दवाई है पैराथायराइडिनम। पैराथायराइडिनम जो है वो कैल्शियम के स्टोन को ब्रेक कर देती है, बेसिलिनियम स्टोन को ब्रेक कर देगी। एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप बेसिलिनियम दें 200 में बहुत अच्छा ब्रेक करती है। पैराथायराइडिनम की एक 1 mg की डोज दे दें। में बेशुमार केस होते हैं ना, ये यूरेटर में फंसते हैं, वो तो यूं रिमूव होते हैं कि नाली में काम आया हुआ उसको आपने पुश करना है, उसको ब्रेक करना है, वो वहां से निकल जाएगा। और ये हम बाद दफा, मैं यकीन माने मैंने 4-6 पुड़ियां भेजी होती हैं तो बंदे का आधे घंटे में फोन आ जाता है कि जी क्या निकल गया जी। तो ये जो फार्मूला हमने आपको बताया ना कि ये पहला काम किया कि ओपियम देंगे, ओपियम क्या करेगी, मूवमेंट तेज कर देगी। मूवमेंट भी चाहिए ना मैं, ताकि उसको चलाए वहां से। अगर वो मूवमेंट तेज करती है और किडनी स्टोन थोड़ा बड़ा है और रुकता है तो कलकेरिया कार्प अगले 15 मिनट में जाएगी, उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। उसका थोड़ा सा भी कोना खरका कहीं से टूट गया तो उसने मूव कर जानी है। और ये बहुत अच्छा ब्रेक करती है कलकेरिया रैनस। बेसिलिनम बहुत अच्छा ब्रेक करती है 200 में। अब बेसिलिनम तो जहां कैलकुलस जमा हो जाता है ना, जहां कैलकुलस जमा हो जाता है, चाहे वो दांतों पे जमा हो जाए, कहीं भी जमा हो जाए, आपके दांतों के अंदर कैलकुलस जमा ना, आप 200 की देना, अगले में खुद ही गिरना आपको नजर आएगा। तो कैलकुलस की ताकत को तोड़ देता है बेसिलिनम 200, कलकेरिया रैनस तोड़ देता है। और कलकेरिया रैनस को आप जाके आज पढ़ें, वो सिर्फ ना गुर्दे की पथरी को नहीं तोड़ता, वो कैलकुलस जो आपका बना होता है ना दांतों पे, उसको भी तोड़ पड़ता है। और उसमें बकायदा उसने मेंशन किया हुआ है बोरक ने। अच्छा ठीक, समझ आई है जी। अब ये इमरजेंसी है ना, इस इमरजेंसी को मैंने पिछले दिनों में भी यहाँ हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट थी, मेरा उस दिन छुट्टी का दिन था, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारा बच्ची की 8 मंथ की प्रेगनेंसी है और हम बड़े मुश्किल में फंसे हैं, ना उसकी सर्जरी हो सकती है और ना वो यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है। तो मैंने यहाँ फ़ोन किया, क्लिनिक में बंद था इनको, तो मैंने कहा यार उसको ये 3-4 पुड़ियाँ बना दो, एक ओपियम की बना दो, एक कलकेरिया रैनस और सार से पहला की 6 पुड़ियाँ। आधे घंटे बाद उसका मुझे फ़ोन आ गया, उसके गई निकल गई। अभी पिछले दिनों में मैं ट्रैक पे था, बल्कि एक होली फैमिली का डॉक्टर था, वो मुझे कहने लगा जी मेरा यूरेटर में फंस गया जी स्टोन, तब कोई होली फैमिली का डॉक्टर था, कुछ हो सकता है। मैं कहा यार तू क्लिनिक पहुंच, मैं फ़ोन करता हूँ। यकीन मैंने आधे पौने घंटे बाद उसका फ़ोन आ गया जी, गई निकल गई। तो ये एक्यूट इमरजेंसी हमने डील करनी है। हालांकि जो स्टोन में हमारे पास, वैसे हम स्टोन में लाइकोपोडियम पहले देते हैं, हम पहले लाइकोपोडियम देते हैं, फिर सल्फर देते हैं, फिर हम बरबरस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इस यूरेटर में फंसेगा ना, तो फिर आपने ये काम करना है। और घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे या बहुत ज़्यादा लेगा तो 1 दिन ले लेगा, रिजल्ट आपके पास आ गया, उसका फ्लो होगा तो आपका किडनी बच गया, वगरना तो किडनी गया। और दूसरी सूरत ये है कि उसकी सर्जरी होती है, तो वो एक और अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये होम्योपैथी का ये बड़ा मज़े का काम है, गुर्दों से पथरी और यूरेटर से पथरियां निकालना। अगला काज उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। एक तो स्टोन है यूरेटर में, किडनी में। वापस लाएं स्लाइड। अच्छा, पोस्ट नेजल काज में एक तो ये हो गया। अच्छा, इसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है, अगला कॉज। एक तो प्रोस्टेट हाइपोट्राफी होगी। प्रोस्टेट क्या है, ये देखें ना, ये प्रोस्टेट होता है इस तरह, उसके अंदर से ये यूरेथ्रा निकल रहा होता है। जब प्रोस्टेट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूं इसको स्क्वीज कर देगा, ये बंद कर देगा, क्या होगा, पेशाब बंद होगा।
पेशाब बंद हो गया तो वही काम किया जिसने जो स्टोन भी जो यही काम कर रहा था ना। और ये हाइपोट्रॉफी जब हो जाएगी प्रोस्टेट की तो क्या होगा, फिर वो भी पेशाब बंद कर देगा, वो भी जब पेशाब बंद करेगा तो क्या होगा, रीनल फेलियर करेगा। तो हमने क्या करना है कि फौरी तौर पे पेशाब हमने चलाना है, तो फेरमपिक्रिक सीएम की एक डोज दें, आप कोनियम की दें, आप सेबल सलोटा सीएम की एक डोज दें, पेशाब चल पड़ेगा। अगर नहीं चलता डिजिटेलस चला देगी, डिजिटेलस फौरन दे फौरन चला देगी। चीमाफिला चला देती है, और आपकी जो है सॉलिड को चला देगी पेशाब। जो ही पेशाब चलेगा रीनल प्रेशर कम होगा, और ये प्रेशर डेवलप करते 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 ना लोगों को पेशाब आता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जो कम हो रहा है इग्नोर करते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पेशाब होता रहता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो प्रेशर डेवलप हो के क्या होता है, पीछे किडनी पे प्रेशर पड़ जाता है और अचानक गुर्दा फेल हो जाता है। टेस्ट कराया जाता है तो पता ये चलता है कि प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया था और उसकी वजह से रीनल फेलियर होगी। ये पोस्ट रीनल कॉज है। तो हमें 3 कॉजेस को कंसीडर करना है। गुर्दा फेल होने वाला आएगा एक्यूट का, तो पहले देखें रीनल से पहले क्या कॉज थी। डायरिया था, वॉमिटिंग थी, उसकी वजह से पानी की कमी आई तो गुर्दे फेल हो गए। कोई पॉइजन था, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज थी, उसको एड्रेस करना है। फिर अपने उसके मसाइल हैं, फिर उसको एड्रेस करना है। फिर उसके बाद के मसाइल हैं। अब देखें, आप बेशक मॉर्फिनम दे दें, आप बेशक उसको जिंजबर दे दें, आप क्यूप्रम आस देते रहें, आप गुर्दे की दवाइयां देते रहें, वो यार आपने काज आगे उसकी और पड़ी है, उसके तो पथरी फंसी हुई है, तो आप गुर्दे फेल होने की उसकी अपनी दवाइयां दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। तो केस को समझ के डील करें। 3 हिस्सों फौरन गुर्दे फेल का केस आ गया आपके पास एक्यूट, तो 3 हिस्सों में फौरन तकसीम करें। पहला काज गुर्दे से पहले कोई वजह होगी है, गुर्दे की अपनी वजह है, और उसके बाद मेरे पास एक केस आया, उसके गुर्दे फेल हो गए, और मेरे पास जो टेस्ट आया बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उसमें प्रोस्टेट हाइपोट्रॉफी थी। अच्छा, मैं उसको प्रोस्टेट की दवाइयां दे ही जा रहा हूं, मैं तो उसको पता नहीं कितनी दवाइयां मैंने ट्राई कर ली, उसको तो टस मस ना हो, और बंदा हाथ से जा रहा है, पेशाब उसका बंद हुआ है। मैंने उसको कहा कि इसका पूरा री एग्जामिन कराओ भाई, जाके उससे एक्सरे से के पूरा डाई से करवाओ कि इसकी कहाँ, एक तो हाइपोट्रॉफी, कोई और मसला तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं फंसा हुआ। और पता लगा कि उसको यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर भी साथ था। अब 2 प्रॉब्लम हो गए, एक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो गया, नाली तंग होगी, उसने पेशाब बंद कर दिया, और हाइपोट्रॉफी होगी। 2 चीजें, 2 कॉजेज आ गए। मैंने उसको एक डोज में डोरिनम की दी, एक थूजा की दी, एक एसिड नाइट्रेट की दी, और मैंने क्लैमेटस उसको दी। वो अगले दिन उसका बेटा दौड़ता तो उसके जी और काम हो गया जी, पेशाब बाबे से चल गया, बाबा रिलैक्स हो गया। तो कॉजेज आगे 3 कॉजेज हैं। अब 3 कॉजेज के अंदर आपने एक भी अगर छोड़ दी ना तो काम खराब हो गया। स्टोन की कॉज है, हाइपोट्रॉफी की कॉज है, और स्ट्रक्चर की कॉज है। और ये स्ट्रक्चर की कॉज जो है ना, ये मैंने देखा है कि सर्जरी से भी नहीं ठीक होती। लोग वो राडिंग घर में दिया होता है उनको, उन्होंने सर्जन ने, कि यार इसको राड मारो खुलेगा, और रोज वो यूरिन पास करने से पहले राडिंग होती है, स्ट्रक्चर फिर भी खत्म नहीं होता। और आपकी ये जो दवाइयां हैं ना, क्लैमेटस है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर को ठीक करती है, परसेटिला बहुत अच्छा स्ट्रक्चर को ठीक करती है, प्लम्बोमेट स्ट्रक्चर को ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि हम अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं अगर हम उसको समझ के दवाई दें, और हर काज की दवाई बदलती जाएगी। अब धड़म से तो नहीं कि हमारे पास, तो मैं आपको बताऊं आज से 25 साल पहले भी हमने गुर्दे पे इतना काम किया। मॉर्फिनम पाकिस्तान पे मंगवाई मैंने है, मॉर्फिनम सीएम की मैंने मंगवाई है।
हमने 25 साल पहले मार्फिनम का इस्तेमाल करवाया। ये दवाइयाँ जिंजबर आप डोलिसस की देखें ना, नीचे लिस्ट ज़्यादातर डोलिसस की आई हैं। और मैंने तो डॉक्टर तारक ने बैठ के रातों रात 300 दवाइयों की लिस्ट बनवाई थी ये सीएम की, जिसमें जिंजबर आई है, जिसमें क्यूप्रोमार्स आई है, जिसमें मार्फिनम आई। तो डायरेक्ट किडनी पे हम अटैक करते हैं, हम फेलियर में जाएंगे, हम नाकाम होंगे। पहले उस काज को फौरन एड्रेस करें, उस काज के मुताबिक दवाई दें, मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। एक्यूट रीनल फेलियर, हाँ स्ट्रक्चर की दवाइयां बताइए ना यार, क्लेमेटिस एसिड। स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ, ये पेशाब की नाली है। ये मोस्टली मैं आपको बताऊं किन को होता है। एक तो जिनको किसी वजह से उनको लगता है वो क्या कहते हैं यार, कैथरेटर, किसी वजह से कैथरेटर लगता है, कैथरेटर ने अंदर इंजरी कर देनी है यूरेट्रैक्ट। अब होता है कि जैसे आपको यहाँ जख्म हुआ ना, अब ये जख्म जब हील होगा तो इस पर खंड सा बनता है। खंड शब्द है, खंड बन जाता है ना, इस पे लेयर आ जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। अब वो जो ओवर ग्रोथ है इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। ये पेशाब की नाली को तंग कर देगा। ये ऐन उसी तरह है कि जैसे हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है, वहां क्लॉट जमा हो जाता है, प्लेट जमा हो जाता है। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर फिर और किसको बनता है? ये स्ट्रक्चर उन लोगों को बनता है जिनको गोनोरियल इन्फेक्शन होता है, या क्लामेडिया हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया। तो यूरेथ्रा की नाली के अंदर इन्फेक्शन हुआ और वहां उसने जख्म बनाया। वो जख्म आपने एंटीबायोटिक ली, आपने कोई दवाई दी, वो हील हो गया और उसने वो खंड बना लिया। और चूंकि पेशाब की नाली को अगर आप देखें, एग्जामिन करें, तो वो बहुत ही बारीक है। उसके अंदर एक फर्ज करें आधी ग्रोथ होगी, पूरी ग्रोथ होगी, उसने नाली को बाज़ दफा ग्रोथ वो जो खंड है इतना मोटा हो जाता है कि पूरी नाली को ब्लॉक कर देता है। तो हम वैसे इसमें पल्सटीला भी मैं यूज करता हूं, मैं क्लेमेटस को भी यूज करता हूं, लेकिन वो जो बाबे वाला केस है उसने हमें बड़ा सबक सिखाया। हमने एसिड नाइट्रिक लगा के जब इसको क्लेमेटस को इस्तेमाल किया ना, तो अब जितने स्ट्रक्चर के केसेस आते हैं हम उनको क्या करते हैं, एक डोज मेडोरिनम की दे देते हैं कि शायद कोई गोनोरियल प्रॉब्लम हो, एक एसिड नाइट्रिक की दे देते हैं, या थूजा दे के एसिड नाइट्रिक दे के फिर हम क्लेमेटस देते हैं। पीछे उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करके क्लेमेटस का काम है फिर आगे उसको क्लियर कर देना। और दूसरा जो जहां नाली नैरो हो जाएगी, ये याद, ये नैरो हो जाती है ना, तंग हो जाती है। आपके पास इसकी कोई नहीं है, स्ट्रक्चर का कोई नहीं है ना, डायग्राम नहीं है। ये नाली तंग हो जाएगी, और नाली जब तंग हो जाती है, जहां देखें कोई चीज नैरो हो जाती है, सुकड़ जाती है। बाज़ दफा नाली सुकड़ भी जाती है, ये यूरेथ्रा सुकड़ भी सकता है, और सुकड़ भी सकता है उसकी वजह से भी जो है ना ब्लॉकेज आ जाएगी। तो सुकड़ने को खोलने वाली जो हमारे पास दवाई है वो है प्लम्बोमेट। याद रखें, प्लम्बोमेट। प्लम्बोमेट फ्लिपिन ट्यूब को भी खोल देती है। प्लम्बोमेट गुर्दा छोटा हो जाए तो उसको भी ठीक कर देती है। ये अट्रोफाइड करने की दवाई है, सुकड़ने की दवाई है। किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सिस्टम का सुकड़ जाना, छोटा हो जाना, साइज में कम हो जाना, ठीक हो गया जी। रीनल फेलियर आप ये जो रीनल फेलियर के दुनिया में इतने मरीज हैं ना, इतने मरीज हैं कि अगर मैं तो क्रॉनिक पे अभी गया ही नहीं हूं ना। एक रीनल फेलियर को बंदा समझ के कहे ना मैं गुर्दों का इलाज करता हूं, तो ये गुर्दों के इलाज को दुनिया में बड़ा मुश्किल है। लोग डायलिसिस पे जाते हैं, ट्रांसप्लांट पे जाते हैं, लेकिन यार अगर आप 100 में से 50 भी ठीक करते हैं तो होम्योपैथी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये 100 में से 50 नहीं, 100 में से 80-90 ठीक करती है। अगर आप समझ के दें तो 100 में से 100 भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी समझ के दें तो 50% भी अगर दुनिया में गुर्दे के मरीज ठीक कर लेते हैं तो यार आपकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी की।
तो क्या हम सिर्फ देखो ना, हमें इसके काज को समझना है। उसका पानी कम हो रहा है, पानी क्यों कम हो रहा है? आप उसको दूर ही नहीं कर रहे, आप उसको मार्फिनम दे जा रहे हैं, जिंजबर दे जा रहे हैं, आप क्यूप्रोमाल दे जा रहे हैं, आप और दवाइयां दे जा रहे हैं, खामखा टकरे मार रहे हैं ना। वोमिटिंग हो रही है, उल्टी रोके उसकी, डायरिया उसको डायरिया रोके ठीक हो, तो वो जब ठीक होगा तो गुर्दा पे गया ठीक हो गया। मैंने आपको एग्जांपल दी ना, लेक्सिस को मैंने एक गुर्दा उसके स्नेक ने काटा था, पॉइजन था, तो हमने लेक्सिस दी, उससे ठीक हो गया। उधर स्टर्नेशियम कार्ब दी डिलीवरी के बाद, तो उससे वो ठीक हो गया। तो जो ही वो काज रिमूव करेंगे बंदा आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलें जी। अगला जो हमारे पास रीनल का टॉपिक आएगा वो है, हाँ ये देखें ना, ये ब्लैडर, यूरिथ्रा, वो दे ना यार। अब ये देखें, ये प्रोस्टेट, ये यूरिथ्रा निकल गया, प्रोस्टेट बड़ा तो इसने ब्लॉक कर दिया। ये कोई और ऑब्स्ट्रक्टेड हुई यहाँ पे यूरेटर में, इसने ब्लॉक कर दिया। ये देखें, ये प्रोस्टेट, और ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर देखा, ये देखें, ये यूरेथ्रा है, इसके अंदर ये देखें ना, ये नाली कितनी छोटी हो गई है, साइज कम कर गया। ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ कोई चीज फंस गई है तो उसकी वजह से, ये प्रोस्टेट की वजह से हो गया। समझ आ गई जी? स्ट्रक्चर देख लिया। असल में जब आप इसको समझ लेंगे ना, मैं आपको स्ट्रक्चर की वैसे भी दवाइयाँ बता सकता हूँ, मैं गुर्दे फेलियर की वैसे दवाइयाँ, लेकिन जब हम इसको सही तरीके से आपसे जब कोई पूछेगा, फर्ज करें आपके पास कोई बंदा सीखने ही आ जाता है, तो आप उसको समझा सकते हैं ना यार, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोस्टेट एनलार्ज होता है तो क्या हो जाता है, ये चीजें तो समझ होनी चाहिए ना। फिर उसका तदारक है ना। मैंने आपको, ये है ना, ये देखें, ये नाली गुजर रही है और ये प्रोस्टेट है। अब जब इसका साइज बढ़ गया तो इसको दबाएगा तो उसको बंद कर देगा। तो आपने प्रोस्टेट की दवाई देनी है ना, उसको रीनल फेलियर की दवाई तो नहीं देनी ना, उसको प्रोस्टेट की दवाई देनी है, उसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की दवाई देनी है, उसको स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन की दवाई देनी है, राइट।